नमस्कार। परीक्षाओं का समय शुरू हो चुका है और आप लोगों का रिवीजन हो जाए, इसलिए जो विचारकों के सारे वीडियो अब तक डाले हैं उनके रिवीजन के साथ भी और उनके प्रश्नोत्तर के दृष्टिकोण से भी यह वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें हम प्लेटो के संक्षिप्त प्रश्नोत्तर के बारे में हम जानेंगे। प्लेटो की सभी अवधारणाओं का समावेश हमारे इस वीडियो में हो जाएगा और हम यह समझेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कैसे पुटअप करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पुटअप करने के साथ ही इन्हीं प्रश्नों में से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पुटअप कर सकते हैं, उनका भी पैटर्न हमें पता चलेगा और साथ ही निबंधात्मक प्रश्न भी कैसे लिखे जाते हैं आज हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटो के सभी सिद्धांतों और सभी अवधारणाओं और प्लेटो से संबंधित जो कुछ शब्द हैं, कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उनको हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यदि प्रश्न आता है सोफिस्ट कौन थे या सोफिस्ट के बारे में समझाइए, तो यह एक प्रश्न है जो वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा या शॉर्ट आंसर में आएगा। अब इसको जानने के लिए हमें यह देखना है कि बेसिकली एक तो इस सोफिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है और दूसरा यह किस कालखंड में और कहाँ थे। यह दो मुख्य बातें हैं और दोनों का ही हमें उत्तर में समावेश करना है। तो सेबाइन एक विचारक हुए हैं, सेबाइन का नाम हम सबने ही सुना है। इन्होंने ये कहा, इनको समझाते हुए सोफिस्टों के बारे में, कि सोफिस्ट वो विदेशी थे जो यूनान में आकर बस गए थे। यूनान के नगराज्यों में, एथेंस में ये बहुतायत में थे। अब यह देखिए, मैं आपको जब बता रही हूं तो यदि आपको विस्तार देना है तो मूल जो कंटेंट है वो यहाँ आपको लिखा हुआ है आपके लिए, किंतु यदि इसको विस्तार से समझना है तो हम इन्हीं शब्दों का थोड़ा सा विस्तारित करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वे यूनान में आकर के बस गए थे, और यूनान में कहाँ, मूलतः एथेंस में। और यह पैसा लेकर के, शुल्क लेकर अथवा पारिश्रमिक लेकर के यूनान के नागरिकों के बच्चों को शिक्षित करते थे और इन्हें यूनान के प्रथम प्रोफेशनल टीचर्स भी या प्रथम पेशेवर शिक्षक भी कहा जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से यदि बात करें तो सोफिस्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो सोफिया शब्द से हुई है और सोफिया का अर्थ होता है बुद्धि अथवा विजडम। तो इसलिए सोफिस्ट शब्द का अर्थ हो गया बुद्धिमान व्यक्ति। आगे जाकर के सोफिस्टों के पढ़ाने का जो तरीका था, उनका जो पढ़ाने के का एक जो सामान्य, जो सभी सोफिस्टों का तरीका था, वो ये था कि वे नागरिकों के बच्चों को इस प्रकार से तैयार करते थे, विभिन्न कलाओं में इस तरह से पारंगत करते थे कि वे यूनान में पद, प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए ज्ञानार्जन उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। तो इसलिए आगे चल करके सोफिस्ट शब्द मात्र का ही यह अर्थ ले लिया गया कि ऐसा चतुर व्यक्ति जो अपने कुशल तर्क के द्वारा गलत को सही और सही को गलत सिद्ध करने की कला में पारंगत हो। बहुत छोटा वन लाइनर भी आप कर सकते हैं कि सोफिस्ट जो है वो यूनान के प्रथम पेशेवर नागरिक थे और इसका अर्थ है बुद्धि। यदि आपको विस्तार देना है तो आप इन्हीं मुख्य बातों को थोड़ा सा विस्तार से लिख सकते हैं। प्लेटो का जीवन परिचय दीजिए। वन लाइनर, प्लेटो का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 428-27 ईसा पूर्व में, ईसा के जन्म से 427-28 पूर्व में उनका जन्म हुआ और ईसा से पहले 348-47 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। 81 वर्ष का उनका काल था।
प्लेटो को हिंदी में अफलातून और वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, तो पूछा जा सकता है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। एक तो यह है प्रश्न। दूसरा, अरिस्तोक्लीस को प्लेटो क्यों कहा गया? तो उसके सुडोल भरे हुए कंधों के कारण प्लेटो के व्यायाम शिक्षक ने उन्हें प्लाटोन कहा। ग्रीक भाषा में प्लाटोन शब्द का अर्थ होता है चौड़े कंधे वाला, तो प्लाटोन से प्लेटो। तो कालांतर में अरिस्तोक्लीस नाम जो है वो प्रचलन से बाहर हो गया और इन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। इनका जन्म एथेंस में हुआ, तो प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया। प्लेटो के जन्म के समय की परिस्थितियां क्या थीं? किन्हीं दो परिस्थितियों के या किन्हीं दो घटनाओं के नाम बताइए। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर भी यहीं पर है कि प्लेटो ने अपने जीवन में एथेंस और स्पार्टा के 30 वर्षीय युद्ध में एथेंस की हार और प्रजातंत्र का विनाश देखा, और तत्पश्चात 30 आतताइयों का दमनपूर्ण शासन देखा। अत्याचारी 30 लोग थे। यहाँ पर यह जो है ये एक गलत क्या है, इसकी जगह आतताई शब्द है। तो 30 आतताइयों का शासन देखा, और उन 30 आतताइयों के हाथों उसने अपने गुरु सुकरात का मृत्युदंड भी देखा। सुकरात जो कि एक पूर्णतः सज्जन व्यक्ति था, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का दार्शनिक था और प्लेटो का गुरु था, तो प्लेटो ने अपने ही जीवन में अपने सत्य की रक्षा के लिए अपने गुरु को विष का प्याला पीते हुए देखा था। तो यह एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना। 30 वर्षीय जो युद्ध है, ये 30 वर्षीय युद्ध पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है, और सुकरात का मृत्युदंड, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं प्लेटो के जीवन में बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हुई थी, और इसीलिए इन दोनों ही घटनाओं के कारण प्लेटो को राजनीति से घृणा हुई और दर्शन के प्रति अनुराग पैदा हो गया। प्लेटो ये चाहता था कि अपने दार्शनिक अध्ययन के माध्यम से यह इस समस्या का समाधान करे कि यूनान के नगर राज्यों को बुराइयों से कैसे मुक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए राजाओं को दार्शनिक बनाने के उद्देश्य से उसने 3 बार, एक नगर राज्य था एथेंस के पास ही सिराक्यूज, तो उसने सिराक्यूज राज्य की यात्रा करी, और वहां के राजा का नाम था दियोनिसिस, और उसका जो बेटा था वो दियोनिसिस द्वितीय कहलाया। तो दियोनिसिस प्रथम और दियोनिसिस द्वितीय के को उसने दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया। उसकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसा ज्ञान से भरा हुआ, ऐसा विवेक संपन्न राजा बनाए कि वो अपने नगर राज्य को एक आदर्श नगर राज्य बना सके। किंतु तीनों ही बार की यात्राओं में वह असफल हो गया। यह भी प्लेटो के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो इस तरह से देखिए, जीवन परिचय में हमने 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। चौथी घटना, प्लेटो ने अकादमी नामक यूरोप का पहला विश्वविद्यालय भी खोला था। प्लेटो ने अपने वास्तविक जीवन में जब वो दार्शनिक राजा बनाने में असफल हो गया, तो उसने एक शिक्षणालय खोल लिया, एक अपना विद्यालय खोला। उस विद्यालय का नाम था एकेडमी। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के द्वारा खोले गए विद्यालय का नाम क्या था, तो प्लेटो के विद्यालय का नाम था अकादमी या एकेडमी, जिसे यूरोप की फर्स्ट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और प्लेटो के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ राजनीति के दृष्टिकोण से, ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन राजनीति विज्ञान में जिनका सर्वाधिक महत्व है वो ग्रंथ है रिपब्लिक। तो एक रिपब्लिक, यह जो नाम है यह याद रहना चाहिए। और यदि 4 किन्हीं ग्रंथों के नाम लिखिए तो रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज, ये 4 प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि प्लेटो के। इस तरह से देखिए, प्लेटो के जीवन परिचय में हमने बहुत सारे तथ्य यहाँ पर एक साथ ले लिए हैं। अब यदि इन तथ्यों में से कितने ही प्रश्न, यदि छोटे प्रश्न यदि बनते हैं, आप उनका उत्तर दे सकते हैं, और जीवन परिचय के ये जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं, इनके आधार पर आप थोड़ा बढ़ाकर भी पैराग्राफ के रूप में इसका उत्तर लिख सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जिस पर अक्सर शॉर्ट आंसर भी आ जाता है और एक बड़ा प्रश्न भी, निबंधात्मक प्रश्न इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अब चाहे हम निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दें और चाहे शॉर्ट आंसर का हम उत्तर देने का प्रयास करें, लेकिन हमें न्याय सिद्धांत के केंद्रीय विचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वही केंद्रीय विचार यदि हम अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो फिर हमें केवल उसका विस्तार करके उसको निबंधात्मक प्रश्न में बदलना है। तो वो केंद्रीय विचार अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो न्याय प्लेटो के दृष्टिकोण से न्याय का जो शब्द है वो ग्रीक शब्द डिकायोसाइन, अब इसको डिकायोसिन या डिकायोसाइन कहता है। ग्रीक शब्द डिकायोसिन शब्द जो है वो प्लेटो ने न्याय शब्द के लिए प्रयोग में किया था। तो किस शब्द को प्रयोग में काम में लिया था? तो डिकायोसाइन या डिकायोसिन। इस शब्द का जो अनुवाद है उसका सामान्य अनुवाद किया जा सकता है सदाचरण, अच्छा आचरण, इंग्लिश में कहते हैं राइटियसनेस। तो यह जो सदाचरण है या राइटियसनेस, इसको समझने के लिए हिंदी में हम इसको सामान्यतः इस शब्द की भावना के अनुरूप जो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है वो है कर्तव्य पालन या स्वधर्म पालन। तो पहला तो डाइकायोसाइन की शब्द की यह व्याख्या हो गई कि प्लेटो ने जिस अर्थ में न्याय को लिया है वो है सदाचरण या स्वधर्म पालन, जो अपना कर्तव्य करने का है वो कर्तव्य किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्लेटो के न्याय को समझाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्लेटो ये कहता है कि मानव आत्मा के 3 गुण हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि मानव आत्मा के कितने गुण हैं प्लेटो के अनुसार? तो 3 गुण हैं। कौन से? विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, हम ये बताएंगे, पता होना चाहिए। विवेक अर्थात प्रत्येक मनुष्य में सोचने विचार करने की शक्ति होती है। दूसरा साहस होता है और तीसरी होती है वासना, कह सकते हैं क्षुधा कह सकते हैं। और ये तीनों ही जो गुण हैं वो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में होते हैं, किंतु साथ ही इनमें से किसी एक तत्व की प्रधानता होती है प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में। मनुष्य यदि यह जान ले, व्यक्ति यदि यह जान ले कि कौन सा गुण उसमें प्रधान है, उस प्रधान तत्व के अनुसार आचरण करना यही न्याय है। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि मनुष्य की आत्मा के 3 गुण होते हैं प्लेटो के अनुसार, और इन तीनों गुणों में से व्यक्ति में, या मैं यदि अपनी बात करूं, कोई व्यक्ति यदि अपनी बात करे, किस तत्व की प्रधानता है और उसे जानकर उसी के अनुसार आचरण करना, यह तो हो गया व्यक्तिगत स्तर पर न्याय। दूसरा है सामाजिक स्तर पर न्याय। तो दूसरा प्रश्न यह बनता है कि प्लेटो ने कितने स्तरों पर न्याय की बात करी? तो प्लेटो ने 2 स्तरों पर न्याय की बात करी, व्यक्तिगत स्तर पर न्याय और सामाजिक स्तर पर न्याय। और सामाजिक स्तर पर जो न्याय है वो इसी व्यक्तिगत स्तर पर आधारित है, और मानव आत्मा के इन 3 गुणों के आधार पर ही समाज में 3 वर्ग बन जाते हैं। यही सामाजिक स्तर पर न्याय है। पहला है विवेकशील व्यक्तियों का वर्ग, जिसे कि दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो ने विवेकशील व्यक्तियों के वर्ग को क्या नाम दिया? तो नाम दिया फिलोसोफर किंग्स या दार्शनिक राजा। दूसरा, साहसी व्यक्तियों का वर्ग, जिन सभी लोगों में साहस के तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात वे जल्दी से डरते नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियों का साहस के साथ मुकाबला करते हैं। ऐसे सभी लोग जो हैं जिस एक वर्ग में रखे जाएंगे वो साहसी व्यक्ति हैं, और इन सभी व्यक्तियों को उसने नाम दिया सैनिक। और जो तीसरा जो है वो है वासना प्रधान व्यक्तियों का वर्ग। वासना प्रधान यानी कि जिन्हें केवल
जीवन को शांति से सामान्य अपना खाना पीना और जीवन व्यतीत करना यही अच्छा लगता है, यानी कि उत्पादन करना अच्छा लगता है, भौतिकता से जिन्हें प्यार है, आराम से जिन्हें प्यार है, ऐसे वासना प्रधान व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें प्लेटो ने नाम दिया उत्पादकों का वर्ग। अब इस तरह से यह हो गया, इस तरह से समाज बन गया। तो एक नगर राज्य में जो समाज बना है उसमें 3 प्रकार के वर्ग हो गए, दार्शनिक, राजा, सैनिक और उत्पादक। अब इन तीनों ही वर्गों के लोग अपने अपने गुणों के अनुसार आचरण करे। विवेक संपन्न व्यक्ति विवेक के अनुसार सही और गलत की शिक्षा दे और उसका पता लगाए। जो सैनिक हैं वो नगर राज्यों के सीमाओं की रक्षा करें और पूरी जनसंख्या की भी रक्षा करें। और जो उत्पादक वर्ग के लोग हैं वे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करें, खेती बाड़ी करें, विभिन्न जो अन्य व्यवसाय हैं वो करें और समाज में समृद्धि लाए। इस तरह जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने गुणों के अनुसार आचरण करेगा तब उस राज्य में स्वतः ही न्याय स्थापित हो जाएगा। यह एक केंद्रीय विचार है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का। इसमें से बहुत से प्रश्न बन सकते हैं जैसा कि हमने दिखाया, और यदि इसका निबंधात्मक प्रश्न यदि करना है तो इस मूल केंद्रीय विचार का ही विस्तार करना है। साथ ही हमें उसमें इस न्याय सिद्धांत की आलोचना भी देनी होगी, इसकी विशेषताएं भी देनी होगी, तो वो किया जा सकता है। और जो तीसरा प्रश्न है प्लेटो का दार्शनिक राजा। अब यदि इसका प्रश्न आ जाता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में संक्षेप में समझाइए, या दार्शनिक राजा क्या है। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर, एक लाइन में भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, एक पैराग्राफ में भी दिया जा सकता है और एक निबंधात्मक प्रश्न भी इसका बनता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, यदि ये पूछ लिया जाए कि ये कोटेशन किसका है तो ये प्लेटो का है। ये कहाँ लिखा प्लेटो ने, ये अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में लिखा। तो रिपब्लिक में दार्शनिक राजाओं के बारे में प्लेटो ने क्या कहा, तो जब तक दार्शनिक राजा नहीं हो जाते या राजाओं में दर्शन की भावना नहीं हो जाती तब तक नगर राज्यों को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। रिपब्लिक में ये लिखा गया है। दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है, जैसा कि हमने न्याय सिद्धांत में भी देखा था कि आत्मा के त्रिगुणात्मकता पर आधारित है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होता है, ऐसा प्लेटो मानता है। और इन तीनों गुणों में से जिन लोगों में विवेक के तत्व की प्रधानता होती है, ऐसे सभी लोग मिलकर के विवेकशील व्यक्तियों का वर्ग बनते हैं और उन्हें दार्शनिक राजा प्लेटो ने कहा। तो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है उसकी 2 मान्यताओं का तार्किक परिणाम है। पहला, आत्मा की त्रिगुणात्मकता का सिद्धांत, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है। और दूसरा है सद्गुण ही न्याय है। सद्गुण ही न्याय है, यह जो मान्यता है, यह जो बात है प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से सीखी थी। सद्गुण ही न्याय है, इसका अर्थ यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है, न्याय नहीं, सॉरी, सद्गुण ही ज्ञान है। तो वास्तव में ज्ञान का अर्थ केवल बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातों को पढ़ना और रटना, केवल यही ज्ञान नहीं है, वरन ज्ञान का असली अर्थ है जो कुछ भी अच्छा पढ़ा है, जिस भी शास्त्रीय बात का या जो भी हमने महत्वपूर्ण अच्छी बातों का अध्ययन किया है उन्हें अपने जीवन में उतारना या उनका आचरण भी करना। तो इसलिए दार्शनिक राजा कैसे संबंधित है, तो सद्गुण की पहचान कौन करेगा, तो सद्गुण की पहचान या ज्ञान कौन अर्जित कर सकता है, तो ज्ञान अर्जित करने का जो गुण किसमें होता है, वो होता है विवेक संपन्न व्यक्ति में। तो सभी विवेक संपन्न व्यक्ति जो हैं जिन्हें कि दार्शनिक राजा कहा जाता है, उनका काम क्या है, ज्ञानार्जन करना। और केवल ज्ञानार्जन ही नहीं करना, वरन उस ज्ञान को जीवन में स्वयं भी उतारना और दूसरे लोगों को भी उस ज्ञान के अनुसार अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना। तो इस तरह से ये जो 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं, आत्मा के त्रिगुणात्मकता और सद्गुण ही ज्ञान है, इन दोनों को मिलाकर के इसका जो परिणति होती है, परिणाम होता है, वो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत।
और प्लेटो ये कहता है कि विवेकशील व्यक्ति ही सत्य को जानकर उसका आचरण कर सकता है, तभी न्याय स्थापित होगा। इसीलिए विवेक संपन्न व्यक्तियों को राजा बना देना चाहिए, तभी नगर राज्य बुराइयों से मुक्त होंगे। तो प्लेटो के दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है वो क्या है, उसका क्या फायदा है, बिल्कुल केंद्रीय विचार हमने एक पैराग्राफ में उसको समझा दिया है। इस तरह से हम शॉर्ट आंसर कैसे अटेम्प्ट करें और उसके आधार पर आप निबंधात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं। तो अभी ये 3 प्रश्न आज के वीडियो में हमने देखे हैं। अगले वीडियो में प्लेटो की कुछ अन्य अवधारणा को हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।